हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तृप्ति, वेलकम यू ऑल। हमारे पिछले सेशन में हम लोगों ने आर्यभट्ट ये पाठ पढ़ा था, उसके प्रश्नोत्तरों का अभ्यास किया था। आज के सेशन में हम लोग त्रयोदशः पाठः ये पढ़ने वाले हैं। ये सुभाषित यानी कि कविता स्वरूप में है। इससे पहले हम लोगों ने भारत जनता अहम ये पाठ पढ़ा था, ये कविता पढ़ी थी। तो ये उसी प्रकार का है जिसमें देशभक्ति या भारत की जनता के प्रकार जिस तरह से उस पाठ में था, इसी पाठ में भी भारत की विशेषताएं किस प्रकार है, किस प्रकार भारत पूरे विश्व में महान है, पूरे संसार में महान है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इस पाठ में बताया गया है। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक का त्रयोदशः पाठ यानी 13वां लेसन क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि ही ये पाठ ओपन कीजिएगा। पाठ का नाम है क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि ही। क्षितौ यानी कि पृथ्वी पर, राजते यानी शोभा देती है, भारत स्वर्णभूमि ही यानी भारत को स्वर्ण भूमि की उपमा दी गई है, यानी कि सोने की भूमि, सोने की जमीन, ऐसी उपमा दी गई है। इस पाठ के हम लोग पार्श्वभूमि देखेंगे। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्ण प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित है। मतलब इस पाठ की रचना, इस कविता की रचना, ये जो पंक्तियां हैं ये डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी इन्होंने रचित की है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। मतलब कैसे हर क्षेत्र में भारत महान है, किस प्रकार से उसका गुणगान किया है, ये सारी पंक्तियाँ, ये सारा वर्णन हमको इस पाठ में देखने को मिलेगा। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। परमाणु क्षेत्र में भी किस प्रकार भारत ने प्रगति की है, भारत किस प्रकार उस क्षेत्र में भी अग्रसर है, इसके बारे में इस पाठ ने डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी ने बताया गया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। हमारे देश के प्रति हमें गौरव की भावना होनी चाहिए, प्राउड होना चाहिए। तो ये पाठ पढ़ने के बाद गौरव की भावना जागृत होगी और भी इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। तो ये पाठ देखते हैं हम अभी। इस भारत भूमि में अन्न के भंडार पात्र सदा भरे रहते हैं। ये पास प्रस्तुत जो पहली 4 पंक्तियां हैं उसका जो है ये अर्थ है। पहले की 4 पंक्तियां हम देखेंगे। सुपूर्ण सदैव अस्ति खाद्यान्न भांडम। अभी एक एक शब्द का अर्थ और उसका भाषांतर अनुवाद में आपको बताने वाली हूँ। सुपूर्ण सदैव अस्ति, सुपूर्ण यानी कि भरा हुआ, सदैव यानी कि हमेशा, अस्ति यानी कि है। खाद्यान्न भांडम यानी कि जो खाने का पात्र होता है, जो बर्तन होता है, वो जिसमें खाना बनाया जाता है। नदीनाम जलम, नदियों का जल, पानी। यत्र यानी कि जहाँ। पीयूष तुल्यम, अमृत के समान, मतलब इतना स्वाद में मीठा जिसकी तुलना अमृत से की जाए ऐसा। इयम स्वर्णवत भाति, जो सोने के समान है। शस्यैर्धरेयम, धरा यानी कि पृथ्वी, जिसका वसुंधरा भी समानार्थक शब्द होता है। क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि ही। ये हमारी 4 पंक्तियां हैं। अभी हम लोग इसका अनुवाद देखेंगे। इस भारत भूमि में अन्न के भंडार पात्र सदा भरे रहते हैं। मतलब कभी भी कहीं पे भी अन्न की कमी महसूस नहीं होती। यहाँ की नदियों का जल, मतलब जो भी नदियाँ भारत में बहती हैं उन सभी नदियों का जल जो है वो कैसा है, तो उसकी तुलना अमृत से की गई है, अमृत के समान है। यह भारत भूमि फसलों से सोने के समान सुशोभित यानी कि सुनहरी है। मतलब भारत की ज़मीन पर, भारत की भूमि पर जो फसल उगती है, जो फसल होती है, उसकी तुलना यहाँ पर सोने के साथ की गई है। मतलब ये फसल जो लहराती है खेतों में वो सोने की तरह दिखती है और इस भूमि को सोने की तरह उसको सुशोभित करती है।
यह भारत इस संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। मतलब ये जो भारत देश है, हमारा एक देश जो संसार में बाकी देशों की तरह है, वो किस तरह से पूरे देश में सोने की तरह सुशोभित करता है। मतलब सोना जो है वो सारी चीज़ों से बढ़कर होता है, ये कैसे सुशोभित करता है, शोभा बढ़ाता है। उसी प्रकार भारत की ये जो स्वर्ण भूमि है, जिसकी फसलें लहराती है, वो पूरे पृथ्वी यानी कि संसार, जिसे लोके ये भी समानार्थ शब्द होता है, शोभा देता है। इसके आगे का हम लोग देखेंगे। आगे की जो पंक्ति है इसकी, त्रिशूला अग्नि नागैः पृथिव्य अस्त्र घोरैः अणुनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अभी इस पंक्तियों में आप देख सकते हो पार्श्वभूमि में जिस तरह से बताया गया है कि किस प्रकार परमाणु के क्षेत्र में भारत अग्रसर है। इस पंक्तियों में उसके कुछ नाम और उस क्षेत्र में किस तरह से अग्रेशन है वो इसमें बताया गया है। अभी पृथ्वी स्तर घोरैः यानी पृथ्वी आदि खतरनाक अस्त्रों से, मतलब ये अस्त्रों के नाम हैं। अणुनाम महाशक्तिभिः यानी कि परमाणु महाशक्तियों से, पूरितेयम यह परिपूर्ण है, और सदा यानी कि हमेशा, मतलब भारत की भूमि जो है वो परमाणु इससे बहुत अग्रसर है। यह भारत देश त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि खतरनाक अस्त्रों या हम लोग जिसे मिसाइल भी कहते हैं, इससे और परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। राष्ट्र रक्षकों से परिपूर्ण यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान हो रहा है। आजकल हम लोग देखते हैं कि जिसकी परमाणु की ताकत ज़्यादा होती है, जिसके पास बहुत अस्त्र होते हैं, वो सबसे ताकतवान देश समझा जाता है। तो हमारे भारत में भी त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि, नाग, ये सारे नाम के बहुत सारे अस्त्र हमारे पास हैं। मतलब उसमें भी हम लोग बहुत ताकतवर हैं, हमारा देश ताकतवर है, जिसमें परमाणु जैसी महान शक्तियों का समावेश है। और इतना ही नहीं, राष्ट्र रक्षकों से परिपूर्ण, राष्ट्र रक्षक यानी कि जो राष्ट्र की रक्षा करते हैं, कोई भी विपदा आती है, संकट आता है, उसमें राष्ट्र की रक्षा करते हैं। तो इन सारे चीज़ों से परिपूर्ण ये भारत देश। राष्ट्र रक्षक, इसके लिए सैनिक ये शब्द भी आता है, सैनिक ये इसका समानार्थक शब्द होगा, यानी कि जो बॉर्डर्स पे हमारे सोल्जर्स है, सैनिक है, जो जान की बाजी लगाकर लड़ते हैं और इन सारी अस्त्रों का प्रयोग भी वही करते हैं। तो इन दोनों से हमारी जो भारत की पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि की तरह शोभायमान हो रही है। आगे की जो पंक्ति है हमारी, इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, ये वीर भोग्या यानी कि वीर यानी कि जो शूर पराक्रमी है, तथा कर्म सेव्या जगद वंदनीया। एक एक शब्द अगर आप धीरे से पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका अर्थ क्या होता है। जैसे कि जगत वंदनीया यानी कि जगत यानी कि पूरा जग, संसार, वंदनीया जिसको वंदन करता है, च यानी कि और, भूहु देवगेयाः सदा पर्वणा नाम उत्सवानाम धरेयम, धरा यानी कि पृथ्वी, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। इयम यानी कि यह, वीर भोग्या यानी कि वीरों द्वारा भोगी जाने वाली, कर्म सेव्या यानी कि कर्म से सेवनीय, मतलब जो अपने कर्म से देश की सेवा करते हैं, फिर वो किसी भी प्रकार में हो, हर प्रकार से देश की, देश के लोगों की सेवा करना। देवगेयाः यानी देवताओं द्वारा गुणगान की जाने वाली, मतलब ऐसी भूमि जिसका गुणगान देवता भी करते हैं। पर्वणाम यानी कि त्योहारों की, मतलब उत्सव, फेस्टिवल्स जिसे हम कहते हैं। इसका अर्थ देखते हैं, वीरों द्वारा भोगी जाने वाली वीर भूमि,
मतलब जान की बाजी लगाकर भी जो वीर इसकी रक्षा करते हैं उनकी ये भूमि। कर्म से सेवा की जाने वाली, मतलब किसी भी कर्म से हो लोगों की जो सेवा करते हैं उन लोगों की ये भूमि। संपूर्ण विश्व द्वारा वंदना की जाने वाली भूमि, मतलब किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी कारण से पूरा जग जिसकी वंदना करता है ऐसी भूमि। और देवताओं द्वारा गुणगान की जाने वाली भूमि, मतलब इतने सारे जिस भूमि में गुण हो उसकी जो है गुणगान, उसकी जो प्रशंसा है वो देवता भी करते हैं। तो ऐसी भूमि जिसकी प्रशंसा देवताओं द्वारा भी की जाती है। और त्योहारों और उत्सवों वाली, मतलब जहाँ पे अनेकों प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, अनेकों प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, इससे भरी हुई ये भारत की भूमि संपूर्ण विश्व में स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान हो रही है। हमको पता है कि भारत में बहुत सारे ट्रेडिशन के, बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से जो है वो त्योहार मनाते रहते हैं। तो किस प्रकार इन सारे त्योहारों को मिलके बहुत सारा बड़ा उत्सव बन जाता है, बहुत सारे प्रकार के हमको जो है पर्वणि देखने को मिलते हैं, तो इसकी वजह से ये भारत देश पूरी पृथ्वी में शोभायमान हो रहा है। आगे की जो हमारी पंक्तियां हैं वो है इयम ज्ञानिना चैव विज्ञानिकानां विपश्चित जनानाम इयम, यहाँ पे संधि आई है देखो, विपश्चित जनानाम इयम, इयम यानी यह, संस्कृतानां बहुनां मतानां जनानां धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। इसके शब्द के अर्थ देखेंगे। ज्ञानिना यानी कि ज्ञानियों की, मतलब जो बहुत होशियार हैं, बहुत ज्ञान है यहाँ के लोगों में। वैज्ञानिका नाम यानी कि वैज्ञानिकों की, यानी कि साइंटिस्ट लोगों की। विपश्चित जनानाम इयम, विपश्चित जन यानी विद्वान, जिसको विदुषी ये पदवी दी जाती है, विद्वानों की है। संस्कृतानाम यानी कि सुसंस्कृत लोगों की, मतलब जिनमें अच्छे संस्कार हैं, ऐसे सुसंस्कृत लोग उसे कहते हैं। इसका अनुवाद देखेंगे। ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वत जनों की, सुसंस्कृत लोगों की, अनेक मतों को मानने वाली। जैसे कि मैंने अभी कहा था, भारत देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों का अनुसरण करने वाले, उनके मतों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे अनेक मतों को मानने वाले लोग रहते हैं। और यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। आगे की जो हमारी पंक्ति है, इयम शिल्पिनाम यंत्र विद्याधराणाम, यानी कि यहाँ के शिल्प, यानी कि जो शिल्प बनाते हैं वो यंत्र विद्या यानी कि टेक्नोलॉजी, मशीन्स जो होते हैं वो उनका ज्ञान रखने वाले, उनका नॉलेज रखने वाले। भीषक शस्त्रणाम भूहु प्रबंधे युतानाम नटीनां कवीनां धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। इसमें भी बहुत सारे क्षेत्र के जो लोग हैं उनके बारे में बताया गया है। शिल्पिनाम यानी कि शिल्पकारों की, यंत्र विद्याधराणाम यानी कि यंत्र विद्या जानने वालों की, भीषक शस्त्रणाम यानी कि वैद्यों की, यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं, चिकित्सा करते हैं, उनकी, प्रबंधे युतानाम प्रबंध कार्य में लगे हुए, मतलब रिसर्च, जो शोध प्रबंध करते हैं, किसी भी चीज़ पे रिसर्च करते हैं, संशोधन करते हैं, उनकी। तो इन सारे क्षेत्रों के बारे में लोगों को कहा गया है। शिल्पकारों, यंत्र विद्या जानने वालों, मतलब टेक्नोलॉजी का नॉलेज होने वाले, मशीन का नॉलेज होने वाले, ज्ञान होने वाले। चिकित्सक यानी कि वैद्य, डॉक्टर जिसे कहते हैं, जो किसी भी का इलाज करते हैं, चिकित्सा करते हैं, उन लोगों को। अच्छे प्रबंधक यानी कि जो रिसर्च करते हैं, संशोधन करते हैं, कोई नई चीज़ लेके सामने आते हैं, उनकी। अभिनेताओं यानी कि जो हमारा मनोरंजन करते हैं, उनकी। अभिनेत्रियों यानी कि मनोरंजन करने वाली महिलाएं। और
कवियों वाली, और न सिर्फ इतना ही बल्कि अच्छी कविता करने वाले कवियों की भी यह भारत की स्वर्ण भूमि है, जो कि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभामान है, शोभा दे रही है। ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि है। हमारा आगे का जो है पंक्तियां वो है, वने दिग्गजानाम तथा केशरिणाम, यानी कि वन में किस प्रकार से, ये तो हो गया पूरे हर एक क्षेत्र में, तो निसर्ग प्रकृति के बारे में भी इन आखिरी पंक्तियों में बताया गया है। वने दिग्गजानाम तथा केसरिणाम तटेनामियं वर्तते भूधराणां शिखिनां शुकानां पिकानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। दिग्गजानाम यानी कि श्रेष्ठ हाथियों की, केसरिणाम शेरों की, तटिनाम यानी कि नदियों की, हमने ये समानार्थक शब्द पिछले पाठ में देखा था, तटिनी यानी कि नदी, तटिनाम यानी कि नदियों की, वर्तते यानी कि है, अस्ति इसका समानार्थक क्रियापद बनेगा, अस्ति का अर्थ भी है होता है, वर्तते का भी अर्थ है होता है। भूधराणाम यानी कि पर्वतों की, शिखिनाम मयूरों की, मयूर, मयूरः ये इसके लिए संस्कृत शब्द है, और शिखी ये इसका समानार्थक शब्द है। शुकानाम यानी कि तोतों की, शुक यानी कि तोता, पिकानाम कोयल की, ये इसके शब्दार्थ हैं। इसका अनुवाद होगा, यह भारत भूमि हाथियों, शेरों, नदियों, पर्वतों, मयूरों, तोतों, कोयल आदि सभी प्रकार के जीव जंतुओं, वनस्पतियों आदि से युक्त है तथा भौगोलिक दृष्टि से मनोरम धरा है। अभी यहाँ पे ये बताया गया है कि किस प्रकार से यहाँ की प्रकृति में बहुत सारे प्रकार के पशु पक्षी हैं, वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतु हैं, और इसी प्रकार से भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफिकली कैसे हर एक प्रकार की भूमि यहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि वातावरण पूरी भारतवर्ष का एक ही समान है, एक ही समान फसलें हर जगह पे आती है, एक समान ही पशु पक्षी सारे देश में पाए जाते हैं, सब जगह पे हाथी ही हाथी होते हैं, सब जगह पे शेर होते हैं, ऐसा नहीं है। तो भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पे विविधता है, और इसलिए ये धरा मनोरम है, क्योंकि कहीं पे कश्मीर जैसे ठंडा प्रदेश है, कहीं पे राजस्थान है, इस प्रकार से भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पे विविधता है। और जिस प्रकार के जहाँ पे भूमि है, वातावरण है, उसी प्रकार वहाँ पे जो है जीव जंतु और वनस्पतियाँ बढ़ती हैं, उनका वास होता है। यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है, जहाँ पर इस प्रकार की विविधता हो, भौगोलिक विविधता हो, जहाँ पे पशु पक्षी इतनी भरपूर मात्रा में हो, भरपूर प्रकार के हो, जीव जंतु भी उसी मात्रा में हो, तो ऐसी जो है भारत की भूमि स्वर्ण भूमि के तरह पूरी पृथ्वी पर शोभा देती है। मतलब मानो मुकुट में जिस प्रकार से एक हीरा शोभा देता है, उसी प्रकार ये भारत की स्वर्ण भूमि भी शोभा देती है। अभी ये हो गया है इस पाठ का अनुवाद। अब आपको क्या करना है, इस पाठ का पेज नंबर 96 जो है, प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, ये आपको लिख के लेना है। इसके आंसर्स आपको टेक्स्ट बुक यानी कि पोएम से ढूंढ के लिखने हैं। वन वर्ड आंसर है, पूरी सेंटेंस में नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जैसे मैंने हर एक शब्द का अर्थ आपको बताया था, आपको उसका उत्तर भी वहाँ से ढूंढ के लिखना है। अभी देखो प्रश्न 1 जो मैंने कहा था, प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, आपको इसके आंसर्स ढूंढ के लिखने हैं। उसके बाद ही आपको समानार्थक शब्द पाठ से चुन के लिखने हैं। पृथ्व्याम के लिए क्या कहते हैं, तो क्षितौ, यानी कि जैसे मैंने हर बार आपको अर्थ बताते वक्त कहा था कि क्षितौ यानी कि पृथ्वी पर, पूरे संसार में, ऐसा इसका अर्थ है। सुशोभते यानी कि शोभा देता है,
इसके लिए कौन सा क्रियापद होगा? तो भाति। बुद्धिमताम, इसके लिए समानार्थक शब्द बनेगा विपश्चित जनानाम, यानी कि विद्वान बुद्धि लोगों की। मयूराणाम, इसके लिए आएगा शिखिनाम। अनेकेशाम, यानी कि बहुनाम, यानी कि बहुत प्रकार के। ये जो है आपको मैच द पेयर्स करने हैं। ये जो पहले की आधी लाइन इस कॉलम में दी गई है, इस स्तंभ में है, और बची हुई आधी लाइन आगे के स्तंभ में दी गई है। तो आपको आधी पंक्ति पूरी करके लिखनी है। आप इसके लिए पोएम रेफर कर सकते हो, वो देख के आपको लिखना है। प्रश्न 4 जो है वो आपको एक चित्र दिया गया है और कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिसमें एक एक शब्द आपको फील करना है पाठ के द्वारा, या तो आप मन से भी कर सकते हो, पाठ से लिख सकते हो, मन से लिख सकते हो। अभी पहला फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, अस्मिन चित्रे एका डैश डैश वहती, वहती यानी कि बहना। इस चित्र में एक बह रही है, क्या बह रही है? करेक्ट, नदी। तो यहाँ पे आएगा अस्मिन चित्रे एका नदी वहती, नदी डैश डैश निसरती, नदी जो है डैश डैश से मतलब बह रही है, आगे ऐसे हो रही है। तो यहाँ से पर्वत दिख रहे, तो यहाँ पे आएगा पर्वतात। नद्याः जलम डैश डैश भवती, नदी का जल किस प्रकार है? तो शुद्ध, तो शुद्धम भवती, यहाँ पे शुद्धम आएगा। आगे का जो है डैश डैश शस्य सेचनम भवती, शस्य यानी कि जो फसल है वो, सेचनम यानी कि सींचना, नदी जल से फसलों को सींचा जा रहा है, सींचा गया है। तो यहाँ पे आएगा नदी जलम। भारतः डैश डैश भूमि ही अस्ति, भारत जो है इस पाठ के आधार पर हम लोग लिखेंगे स्वर्ण भूमि, भारत सोने की भूमि है। अभी आपको इसी प्रकार क्या करना है, ये जो पाठ प्रश्न 5वां है इसके आपको उत्तर लिखने हैं। यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं, आपको इनका उपयोग दिए गए वाक्यों में करके वाक्य पूरे लिखने हैं। मैं इसके अर्थ बताती हूँ, आप इसके लिखोगे, अर्थ आपकी टेक्स्ट बुक में लिखोगे और उसके बाद यहाँ पे करेक्ट जगह पे उसको उपयोग करोगे। अस्त्राणाम यानी कि अस्त्रों के, भवती यानी कि होता है, अस्त्राणी ये बहुवचन है अस्त्र का, सैनिकाहा यानी कि सोल्जर्स, प्रयोग यानी उसका उपयोग, उपग्रहाणाम यानी कि उपग्रह सैटेलाइट्स जो होते हैं इसका अर्थ है। ये हो गया हमारा पाठ पूरा और इसका अभ्यास पूरा। ये आपको आपके CW में लिख के रखने हैं इसके प्रश्नोत्तर। अभी हम लोग जो है आगे का पाठ पढ़ेंगे। आगे का पाठ जो है हमारा, इसके लिए आपको पेज नंबर आर्यभट्टः ये पाठ ओपन करना है। चतुर्दशः पाठः, ये पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको एक और बता दूं, जो भी चित्र वर्णन के प्रश्न इसके पहले के पाठ में है वो आपको एक एक पंक्ति में उसके वर्णन करने हैं। एक चित्र दिए गए हैं आपको कम से कम 5 वाक्य उसके लिए बना के रखने हैं। आगे समझ में बच्चों? तो अब हम लोग आगे का पाठ पढ़ेंगे। चतुर्दशः पाठः यानी कि हमारा जो है 14th लेसन, 14वां लेसन। आर्यभट्टः, आपको ये नाम पढ़ते ही पता चल गया होगा कि ये पाठ किन के बारे में है। राइट, ये पाठ जो है आर्यभट्ट के बारे में है। हम लोग पहले इसकी पार्श्वभूमि देखेंगे। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। मतलब भारतवर्ष जो है अपनी बहुत सारी परंपराओं के लिए जाना जाता है। उसी में से एक है ज्ञान और विज्ञान, नॉलेज एंड साइंस। इसकी अमूल्य निधि यानी कि खजाना। हमारे भारतवर्ष की ऐसी परंपरा है, सुदीर्घ यानी कि बहुत बड़ी परंपरा। कौन सी है? अमूल्य यानी कि बहुत कीमती, जिसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता। ऐसी परंपरा हमारे भारतवर्ष की विशेषता है। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने, और इस परंपरा को और अपना योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है किन्होंने? तो
इसको अपना और योगदान दिया है, अवदान जिसको हम लोग संस्कृत में कहते हैं वो दिया है प्रबुद्ध यानी कि बहुत बुद्धिमान मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। अभी एक मनीषी ऐसा है ऐसा नहीं है, तो बहुत सारे मनीषियों में इन्होंने अपना योगदान दिया है, जिनमें से सबसे अग्रेसर थे, अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। मतलब जिसे हम कहते हैं गणित के क्षेत्र में, गणित के विषय में आर्यभट्ट ने बहुत बड़े सिद्धांत रखे थे, उसकी शुरुआत की थी और इसी तरह से उन्होंने गणित को एक नई दिशा प्रदान की थी। दशमलव पद्धति भी इन्होंने ही लाई थी, इन्होंने उसका प्रारंभ यानी कि शुरुआत की थी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित, मतलब आर्यभट्ट को या इनके प्रवर्तित यानी इन्होंने जो सिद्धांत लाए थे उनको, सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़ियों और रूढ़िवादियों, रूढ़ी यानी कि ट्रेडिशन, परंपरा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो चली आती है वो, इनका विरोध झेलना पड़ा था। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले प्रथम आचार्य थे आर्यभट्ट। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। अब हम लोग पाठ पढ़ेंगे। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः, पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। अभी ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति आप एक एक शब्द इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः यानी कि सूर्य जो है पूर्व दिशा में उगता है। उदेति ये क्रियापद है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, ये जरूरी नहीं होता कि हर वाक्य में अंत में ही क्रियापद आए, आपको किसी वाक्य में बीच में भी क्रियापद प्रयुक्त किया गया दिख सकता है, तो ये ऐसा वाक्य है। अब आपको क्या करना है, उदेति ये जो क्रियापद है इसका लकार पहचानना है। कौन सा लकार है इसके लिए? राइट, इसके लिए लकार आएगा लट लकार वर्तमान काल। अभी आपको इसका पुरुष और वचन पहचान के आपके टेक्स्ट बुक में नोट डाउन करके रखना है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य यानी कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, च यानी कि और पश्चिम दिशा को अस्त होता है यानी अस्त को जाता है। इति दृश्यते ही लोके, ऐसा इस संसार में, लोक में दिखाई देता है। अभी इसके पहले के पाठ में हम लोगों ने संसार, लोक ये शब्द देखे थे, तो यहाँ पे उसका प्रयोग किया गया है। इस वाक्य का अर्थ होगा कि सूरज जो है पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा को अस्त जाता है। अभी आपको क्या करना है, सूर्य इस शब्द के लिए समानार्थक शब्द जो है वो आपको ढूंढ के लिखने हैं। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति, परम यानी कि किंतु, लेकिन, न अनेन किसी ने भी, अवबोध्यम अस्ति अवबोध, यहाँ पे संधि आई है देखो, अवबोध्यम अधिक अस्ति। अवबोध यानी कि समझने योग्य, जानने योग्य, मतलब जो जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? यत् सूर्यो गतिशीलः इति, कि सूर्य गतिशील है, मतलब सूर्य ऐसे घूमता है, सूर्य अपने आप में घूमता है, बाजू में घूमता है, इति यानी कि ऐसे। सूर्य अचलः पृथ्वी च चला, या स्वकीय अक्षे घूर्णति। अभी एक एक शब्द का हम लोग अर्थ देखेंगे। सूर्यः अचलः यानी कि सूर्य जो है अचल है,
स्थिर है, मतलब वो कहीं नहीं घूम रहा, वो एक ही जगह पे है। यहाँ पे संधि आई है, विसर्ग संधि, सूर्यः अधिक अचलः। नियम के अनुसार विसर्ग का अवग्रह चिन्ह में परिवर्तन हो गया है। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग इतना ही देखेंगे। आर्यभट्ट का पाठ हम लोगों ने शुरू किया था, हमारे अगले सेशन में हम लोग इसका बचा हुआ पाठ देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।